नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केवीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होती है, या कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है, या फिर ऊर्जा संचित करती है, या उपरोक्त सभी। तो संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वसा जो है ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होता है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है ऊर्जा संचित करती है, तो यह भी सही है। अतः भाषा से संबंधित हमारे उपयुक्त तीनों जो कथन है यह सही है, अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन? तो भोजन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कार्बोहाइड्रेट जो होता है अवयव, यह उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से, विटामिन से, खनिज लवण से, या कार्बोहाइड्रेट से? तो एक एथलीट को इन दिए गए विकल्पों में से सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा जो प्राप्त होती है वह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है अन्य समृद्ध स्रोत है स्टार्च का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, या माल्टोज का? तो अन्न जो समृद्ध स्रोत होता है यह स्टार्च का होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है? आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं इसलिए आवश्यकता होती है, या यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं इसलिए आवश्यकता होती है, या फिर बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं इसलिए आहारी रेशे और जल की आवश्यकता होती है, या फिर भोजन पचाने में मददगार होते हैं। तो संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ हम जो आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है जो हमें, और उनका इस्तेमाल हम करते हैं, यह बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा छठा प्रश्न कह रहा है गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक भोजन खाने से पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, या फिर सर्दी के मौसम में कार्य कम करने की वजह से भोजन अधिक खाया जाता है, या गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या यह गलत धारणा है? तो गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। इसका जो कारण है, यह सर्वप्रमुख कारण है कि गर्मी की अपेक्षा सर्दी में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम गर्मियों की अपेक्षा सर्दी में ज़्यादा भोजन ग्रहण करते हैं। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न कह रहा है अरक्तता जो है यह किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से, गोल्ड की कमी से, सिल्वर की कमी से, या ब्रॉन्ज की कमी से? तो अरक्तता जो होता है यह आयरन की कमी से होता है, अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? चावल के रूप में, तेल या घी के रूप में, दाल के रूप में, या सब्जी के रूप में? तो सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन जो होता है या दाल के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा नवां प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लवण का क्षय, या शरीर की ऊष्मा का क्षय, या वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, या आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय? तो मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान जो वसा होता है, यह दिए गए विकल्पों में से शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करता है, अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन कह रहा है दूध में विटामिन नहीं होता है। दूसरा कह रहा है विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा
सल्की हो जाती है। और तीसरा कह रहा है जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। और चौथा कह रहा है विटामिन बी 1 के अभाव के कारणवश हृदयघात हो सकता है। तो निम्न दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है कि दूध में विटामिन नहीं होता है, यह कथन जो होगा असत्य हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है कौन से पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक हैं? वसाएं, प्रोटीन्स, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो इन दिए गए विकल्पों में से प्रोटीन जो है यह शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है मंड होती है, प्रोटीन होती है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है या एंजाइम होती है? तो मंड जो है यह कार्बोहाइड्रेट है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? गन्ना में, दूध में, शहद में या नारंगी में? तो इन दिए गए विकल्पों में से गन्ना में जो है यह सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न कह रहा है जो व्यक्ति स्कर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उनमें कौन सा रोग नहीं होता है? रिकेट्स नहीं होता है, पेलाग्रा नहीं होता है, स्कर्बी नहीं होता है या बेरी बेरी नहीं होता है? तो ऐसे व्यक्ति जो स्कर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें स्कर्बी रोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। स्कर्बी रोग कैसे होता है? तो यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। 15वां प्रश्न कह रहा है बांझपन रोधी विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन के? तो इन दिए गए विकल्पों में से विटामिन ई जो हो जाएगा यह बांझपन रोधी विटामिन है। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न कह रहा है अंडे उत्तम स्रोत हैं तंतुओं के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के या वसा के? तो अंडे जो है उत्तम स्रोत होते हैं प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 17वां प्रश्न कह रहा है चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है दालों के रूप में, अनाजों के रूप में, सब्जियों के रूप में या फलों के रूप में? तो चावल तथा गेहूं को अनाजों के रूप में नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 18वां प्रश्न कह रहा है कि पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, सेप्रोफाइट या पैरासाइट? तो पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं, खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं, स्वपोषित कहलाते हैं ये। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है आमाशय का पेशीय संकुचन कहलाता है अवशोषण, पाचन, क्रमाकुंचन या परिसंचरण? तो आमाशय का पेशीय संकुचन जो होता है यह प्रक्रिया क्रमाकुंचन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है यकृत कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? लाइपेज का, ट्रिप्सिन का, पित्त का या एमाइलोप्सिन का? तो यकृत कोशिकाएं जो होती हैं यह पित्त का श्रावण करती हैं। और पित्त रस जो होता है यह पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा कि यकृत कोशिकाएं पित्त का श्रावण करती हैं और पित्त इकट्ठा कहाँ होता है? बाइल जूस, तो यह पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न कह रहा है आंतरीय रसांकुर का प्रमुख कार्य है पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण, अवशोषण तल को बढ़ाना, एंजाइमों का श्रावण या परानिस्पंदन? तो आंतरीय रसांकुरण का जो कारण होता है यह होता है अवशोषण तल को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी रोग, रिकेट्स, बेरी-बेरी या स्कर्वी? तो ऐसा व्यक्ति जो केवल दूध, अंडे और रोटी पर अपना गुजारा करता है उसे स्कर्वी रोग हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 24वां प्रश्न कह रहा है पेप्सिन होता है हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है या पोषक पदार्थ है? तो पेप्सिन जो है यह एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 25वां प्रश्न हमारा कह रहा है किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पाद और इनकी संरचनात्मक इकाइयां होती हैं? अर्थात लंबी श्रृंखलाओं में जुड़ जुड़कर बहुलीकरण प्रोटीन अणु बनाते हैं। इम्यूनो अम्ल, प्यूरिन्स, शर्कराओं या वशीय अम्लों? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा कि अमीनो अम्लों के अणु जो होते हैं यह प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पाद और इनकी संरचनात्मक इकाइयां होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न कह रहा है विटामिन होते हैं
पहला कथन कह रहा है अकार्बनिक यौगिक जिन्हें शरीर नहीं बना सकता। दूसरा कह रहा है आवश्यक अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। या फिर तीसरा कह रहा है अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है। और चौथा कह रहा है शरीर में संश्लेषित होने वाले कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि शरीर में संश्लेषित होने वाला कार्बनिक यौगिक जो है विटामिन नहीं होता है, क्योंकि इसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। तीसरा कह रहा है कि अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है, तो यह अकार्बनिक यौगिक नहीं है बल्कि एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। अतः ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर नहीं होगा। और पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें भी अकार्बनिक यौगिक कह रहा है और कह रहा है जो शरीर नहीं बनाता है, लेकिन अकार्बनिक यौगिक नहीं होता है क्योंकि विटामिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है और इनका संश्लेषण जो होता है यह शरीर में नहीं होता है। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, आवश्यक कार्बनिक यौगिक होता है और इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 27वां प्रश्न कह रहा है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, धीमी वृद्धि एवं विकास, स्कर्वी तथा सूखा रोग या बेरी-बेरी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है वह रतौंधी है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पर 28 कह रहा है भोजन निगलते समय भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने वाली संरचना कौन सी है? ग्रसनी है, कंठ द्वार है, घाटी ढापन है या निगल द्वार है। तो भोजन निगलते समय भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने वाली जो संरचना होती है उसे हम उपकंठ कहते हैं। ठीक है, उपकंठ कहते हैं, जिसे यहाँ पे घाटी ढापन कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 29वां प्रश्न हमारा कह रहा है आहारी रेशे हैं क्या हैं? कोलेजन रेशों से बनते हैं या प्रोटीनों से बनते हैं या रुक्षांश भी कहलाते हैं ये आहारी रेशे, या सेल्यूलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो आहारी रेशे जो होते हैं इन्हें हम रुक्षांश भी कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिज की पर्याप्त मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन एवं फ्लोरीन की, लौह एवं आयोडीन की, या लौह एवं कैल्शियम की, या फिर सोडियम एवं पोटेशियम की। तो मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा जो होती है वह सोडियम एवं पोटेशियम खनिज की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे भोजन से संबंधित हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।